हेलो बच्चों, मैं हूं शुभम पालीवाल, आपका अपना एसपी सर। फिजिक्स के कंसेप्ट्स को मजबूत बनाने के लिए और किसी भी सब्जेक्ट के डाउट्स को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब अपने घरों में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं शुभम पालीवाल फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं बेटा डाउटनेट लाइव में। समय हो चुका है शाम के 4 बजे और हम आ चुके हैं हमारी भौतिक विज्ञान की कक्षा में फिर से। सरल रेखा में गति का आज लेक्चर नंबर 3 है भाई, है ना। और आज की क्लास में जैसे कि बेटा हमने पिछली क्लास में शुरू किया था, हमने मूल गणित पढ़ना शुरू किया था, ठीक है। तो आज की क्लास में भी हम मूल गणित ही पढ़ेंगे। मूल गणित से जुड़ी और भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बातें देखेंगे, है ना। और उसके अलावा हम साथ ही साथ बहुत सारे बहुत बढ़िया सवाल भी डिस्कस करेंगे, है ना। देखो यार, ये जो मूल गणित पढ़ा रहा हूं ना मैं, इसमें बेसिकली आपको क्या क्या पढ़ना होता है। आपको एक तो ग्राफ नामक चीज आपको बढ़िया से समझ में आनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में समाकलन, अवकलन, फिर उसके अंदर एक तो छोटी मोटी चीजें लगती है जो आपको मुझे लगता है पता ही होगी, लॉग वगैरह सॉल्व करना ना। लॉग तो अभी आपको मैथ्स में पढ़ा ही दिया है सर ने। और इसके बाद में जो और छोटी मोटी बातें, जैसे अगर आपके पास एक द्विघात समीकरण है तो उसको हल करना वगैरह, ये सब आपको जो बेसिक से पहले से आता है। तो मेरा मेन उद्देश्य, मेरा मेन लक्ष्य ये जो बेसिक मैथ्स या मूल गणित में पढ़ा रहा हूं बेटा 2-3 क्लासेस तक, उसका मेन उद्देश्य यही है कि जैसे ही मैं फिजिक्स में कदम रखूं तो आप बिल्कुल तैयार हो जाओ और बढ़िया से मुझे फिजिक्स के सवालों के जवाब बता पाओ, ठीक है भाई। चलो, तो सभी को वेरी गुड आफ्टरनून मेरी तरफ से। और हम क्लास शुरू करते हैं, है ना। क्लास शुरू करेंगे हम आज की क्लास में मूल गणित में। जो हमने देखो भाई कल की क्लास में क्या देखा था, कल की क्लास में हमने सरल रेखा पर सारे ग्राफ देख लिए थे, सारे रूप देख लिए थे उसके। आज हम वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त और आयताकार के ऊपर पर ग्राफ कैसे बनते हैं यह सब देखने वाले हैं। और साथ ही साथ हम आज की क्लास में अवकलन की चर्चा करना शुरू करेंगे। अवकलन जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है भाई, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट सा डिस्कशन है अवकलन समाकलन, यह दो है। और मैं मैथ्स जैसा नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं बिल्कुल मैथ्स नहीं पढ़ाऊंगा, बहुत सारा अवकलन समाकलन पढ़ाऊंगा। मैं आपको बेसिक सा छोटा सा पढ़ा दूंगा जो आपको फिजिक्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है भाई? चलो, तो वेरी गुड इवनिंग सभी को, है ना। और हम क्लास शुरू करते हैं भाई। और क्लास शुरू करेंगे हम जो ग्राफ पे जो सरल रेखा हमने पढ़ा था उसी के ऊपर आधारित सवाल से, है ना। यहां पर प्रश्न दिया गया है आपको, यह एक ग्राफ है जो हमने कल करा भाई, उसी पर आधारित। यह कोण 60 डिग्री दिया गया है और यह -4 पर यह रेखा इस ग्राफ को काट रही है। तो आपको बताना है ना बेटा, क्वेश्चन ही करवा रहा हूं, आपको बताना है इन 4 में से कौन सा जवाब सही है। 1 2 3 4, कौन सा जवाब सही है, कौन सा जवाब सही होगा इन चारों में से, यह बताना है आपको। आराम से सोच लो, कोण दिया गया है कहां पर, y अक्ष को, है ना भैया। x अक्ष है, यहां y अक्ष है। कहां पर x अक्ष को, कहां पर y अक्ष को लाइन काट रही है, आपको जवाब बताना है। चलो, तो अब हम इसका सही जवाब जान लेते हैं भाई। हमने पढ़ा था कैसे निकालोगे, y = mx + c से निकाल लो इसे। y बराबर सर आपने पढ़ाया mx + c। सर आपने इतनी मेहनत से जो कल हमें समझाया था उसमें आपने बताया था कि जो m होता है वह ढाल होता है, वह स्लोप होता है, जो कि होता है tan 60 डिग्री के बराबर या √3 के बराबर। क्लियर है? यह मैंने बताया था। y बराबर √3x + c। अच्छा, c क्या होता है भाई, y अक्ष को कहां पर काट रहा है ये, है ना। तो y अक्ष को कहां पे काट रहा है, -4 पर। तो ये हो गया -4। लो, ये आ गया जवाब। तो यहां से लिख सकता हूं मैं y बराबर √3x - 4 मेरा जवाब होना चाहिए। कौन से ऑप्शन में, देख लो, वही मेरा सही जवाब होगा, है ना। क्या है भाई यहाँ पर, है ना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो कोण है वो 60 डिग्री है। तो यहाँ पर tan 60 हो जाएगा √3, और tan 60 अगर √3 हो गया बेटा तो यहाँ पे स्लोप की जगह मैंने लिख दिया √3 और c की जगह लिख दिया -4।
और वही वाली बातें उठाकर मैंने यहां पर रखी और जवाब आ गया। ठीक है, चौथा आंसर सही है। जल्दी से बताओ किन किन का सही हुआ था। और तब तक एक और सवाल कर लो, y माइनस 8 प्लस x माइनस 2 प्लस 3 इक्वल टू 0। यह 4 लाइन है आपके पास, इनमें से सबसे सही कौन सा होगा यह बताना है आपको। इन चारों में से कौन सा ग्राफ सही हो सकता है यह बताना है आपको, है ना। अगर आपको शायद ये लाइन नहीं दिख रही बेटा, लाइन बना देता हूं मैं। यह फर्स्ट वाली है, यह सेकंड वाली है, यह थर्ड वाली है और यह फोर्थ लाइन है। कौन सा ग्राफ सही है इन चारों में से यह बताना है आपको। देखो बेटा, जिन भी बच्चों की अगर फर्स्ट क्लास है आज तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसके आगे जो मैं पढ़ाऊंगा पूरा पूरा समझ में आएगा, है ना। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अगर समझ में आता है तो इसके आगे जो पढ़ाऊंगा वो सब कुछ समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। पीछे वाला रिपीट कर देते हैं हम, है ना। बाकी सब बच्चे तब तक इसका जवाब दो भाई। पीछे वाले में बेटा यहां पर यह लाइन, अगर आपको लाइन नहीं दिखाई दे रही तो लाइन बना देता हूं एक बार मैं। ये वही वाली लाइन है जिसके लिए कल मैंने इतनी सारी कहानी पढ़ाई थी आपको, है ना। तो यह क्या हो गया, यहां पर tan 60, है ना, tan 60। ये कोण x अक्ष से कोण कितना बना रहा है, 60 डिग्री का। तो यहां पर मैंने लिखा tan 60 हो गया √3। अरे tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। ठीक है, उसके बाद में यहां पर क्या कर सकते हैं हम, है ना। यहां पर हमें c का मान देखना होगा बेटा, तो c का मान -4 आ जाएगा। c का मान क्या हो जाएगा, -4। तो c का मान -4 आ गया है। तो y इक्वल टू, ये y इक्वल टू mx प्लस c तो याद है ना बेटा, कल बताया था मैंने, है ना। तो ये c क्या था कि कहां पर y अक्ष को, वो जो सरल रेखा है वो y अक्ष को कहां पे काट रही है, तो -4 पे काट रही है बेटा, है ना। तो -4 पे काट रही है, तो यहां पर से मैंने इसे y बराबर √3x - 4 लिख दिया। ठीक है, चलो हाँ भाई, इसका जवाब, चलो ये अब ये सवाल, इन चारों में से ये सरल रेखा कौन सा सही होगा वो बताना है ना। ये कहीं से आ नहीं रही है, ये बताना है आपको इन चारों में से क्या सही होगा। चलो 2 या 3 लग रहा है, देखते हैं, चलो समझते हैं क्या होना चाहिए। 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, क्या होना चाहिए। हाँ भाई देखो, तो इसको कैसे हल करेंगे हम कैसे पता करेंगे कि यहां पर यह जो समीकरण दिया गया है वह कौन सी सरल रेखा बनाएगा, यह कैसी बनाएगा। 3 चलो 3 लग रहा है काफी बच्चों को। देखते हैं यहां पर क्या होगा बेटा, यह लिख सकते हैं y - 8 प्लस x - 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब मैं कैसे पहचानूंगा, मैं इसको y इक्वल्स टू, है ना, 1 4, चलो ठीक है, मैं y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, है ना। y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में, तो y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट करो, ये हो जाएगा y, x तो ये रहा प्लस x, अच्छा -8 - 2 प्लस 3 क्या आएगा, -8 - 2 कितना हो जाएगा बेटा, -8 - 2 हो चुका है सर -10, और -10 प्लस 3 तो यह हो चुका है -7 बराबर 0। ठीक है, अब इसे कन्वर्ट करो y इक्वल्स टू mx प्लस c, y इक्वल्स टू mx प्लस c के अनुसार, तो y इक्वल्स टू x उधर होना चाहिए, 7 भी उधर होना चाहिए, तो हो जाएगा -x प्लस 7। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात, y इक्वल्स टू mx प्लस c। अच्छा अब बताओ यहां से c का मान कितना आया, c का मान कितना आया, यहां से c का मान कितना आया, c का मान कितना आया ये बताओ भाई। c का मान कितना आया, c का मान देखा जाए बेटा, c का मान देखा जाए तो c का मान क्या है, c का मान है 7, है ना। और जो ढाल है इसकी, है ना, जो ढाल है यहां पर वह कितनी है भाई, ढाल है सर m का मान है -1। देखो भाई, किसी को किसी भी प्रकार की समस्या, है ना, c का मान क्या आएगा, +7 आएगा या -7 आएगा भाई, +7 आएगा, c का मान +7 आएगा और ढाल का मान आएगा -1। ठीक है, तो अब ऐसा कोई ग्राफ बनना चाहिए, है ना। देखो उसको ऑप्शन को गोली मारो, पहले खुद बना के देख लो, है ना, खुद बना के देख लो, खुद को चमकना चाहिए चीजें। यहां पर हम ऐसी लाइन बनानी है जिसमें जो c हो वो -7 +7 हो, तो +7 ये रहा, अरे +7 ये रहा, c का मान +7 है बेटा। ठीक है, तो ये +7 यहां पर है, और इसके अलावा, है ना,
इसके अलावा उसके अलावा जो m होगा बेटा वो -1 होना चाहिए। तो -1 देखो, अगर इधर से आपने सरल रेखा बना दी तो इसका ढाल तो पॉजिटिव हो गया, है ना, नहीं इधर से बनाना है। तो जो सही जवाब होगा इसका ये क्या हो जाएगा बेटा, पहला, यह सरल रेखा बनेगी इसमें, है ना। देखो भाई ध्यान से समझ लो, y = mx + c होना था, c का मान आएगा 7, m का मान आ जाएगा बेटा, m का मान हो जाएगा -1। -1 मतलब कि यह असल में नेगेटिव में 45 डिग्री बनना चाहिए। मुझे कैसे पता, क्योंकि मुझे पता है बेटा कि यहां पर tan 45 का मान जो होता है ना, वह 1 होता है, और अगर मैं यहां पर -45 रख देता तो -1 आ जाता। क्लियर थे, हाँ बिल्कुल सही बात, फर्स्ट वाला सही आएगा यहां पर। यह वाली लाइन मैच कराओ तो ये पहले वाले से मैच करती है। y = mx + c, ठीक है। m का मान मैंने इसको कंपेयर करा, m का मान आया -1 और c का मान आया बेटा 7। उसी से, है ना, हाँ बेटा रिपीट कर रहा हूं, वही वाली बात देख लो एक बार फिर से, है ना। यहां पर c का मान आया 7, m का मान आया -1, है ना। तो -1 और 7 लेकर आना है। तो -1 मतलब बेटा क्या हो जाता है, m नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव, है ना। बेटा आपने कल की क्लास अटेंड करी थी, परसों की क्लास, उसमें मैंने बताया था स्लोप पॉजिटिव या ढाल पॉजिटिव और नेगेटिव कब होता है। अगर मैं यहां से इस तरफ घुमा रहा हूं, है ना, विपरीत, घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा रहा हूं, तो पॉजिटिव ढाल रहेगा। और अगर मैंने अपनी सरल रेखा को इस दिशा में घुमाई कभी भी, है ना, हॉरिजॉन्टल से क्षैतिज से अगर क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो जो ढाल आता है वह नेगेटिव आता है। तो नेगेटिव ढाल बेटा मतलब नेगेटिव मतलब क्या हुआ, यह मुझे यहां पर, अब ये 7 पे तो कटेगी क्यों, क्योंकि c = 7 आ चुका है। तो c = 7 आया है बेटा, तो c = यहां पर 7 ऐसा होगा, ठीक है। अब दो ऑप्शन है, या तो आप इधर लाइन बना दो या इधर लाइन बना दो, ठीक है। अब अगर इधर बनाऊंगा तो ढाल पॉजिटिव हो जाएगा, इधर बनाऊंगा तो ढाल नेगेटिव आ जाएगा। देखो ये कोण 90 डिग्री से ज्यादा आ रहा है, क्लियर है। तो यहां पर इसलिए ये वाला ढाल मैंने बना दिया। हाँ, किसी को किसी भी प्रकार की समस्या हो तो पूछ लो भाई। चलो क्या हम आगे बढ़े, अब हम, है ना, अब हम अगले प्रकार के ग्राफ की बात करते हैं, या अब हम आगे बढ़ रहे हैं, है ना। हमने सरल रेखा पर, या अभी तक हमने जो चर्चा करी बेटा उसमें यह चर्चा करी कि y जो है वह समानुपाती होगा x के। तो अगर y समानुपाती होगा x के, या y = mx या y = mx + c, हमने चर्चा कर ली है अभी तक। अब हम आ रहे हैं अगले प्रकार के ग्राफ के ऊपर, जिसमें हम, है ना, जिसमें हम y is proportional to x² लिखेंगे, है ना। मतलब कि यहां पर जो y is proportional to y की पावर 1 होगा यहां पर, तो उसकी जगह y की घात 2 हो गया, है ना, जो असल में द्विघात समीकरण भी कहलाते हैं, है ना, द्विघात समीकरण भी कहलाते हैं। तो उनके ग्राफ कैसे बनेंगे, है ना, उनके ग्राफ कैसे बनेंगे वह हमें पता करना है। क्लियर है, देखो तो यह किस प्रकार से हम पता कर सकते हैं, है ना। उससे पहले पता करने से पहले मैं कुछ 2-3 बातें आपसे पूछना चाहूंगा, है ना। देखो ध्यान से, अगर मैंने यहां पे एक समीकरण लिखा है y = ax² + bx + c, है ना, क्या यह एक द्विघात समीकरण होगा, क्या यह एक द्विघात समीकरण होगा? क्या आपको ऐसी बातें समझ में आती है कि अगर मेरे पास, है ना, अगर मेरे पास एक द्विघात समीकरण है y = एक कोई भी ऐसा समीकरण मैंने मान लिया x² - 5x + 6, है ना, ऐसे कुछ भी मान लिया, क्या आप इसका हल निकाल सकते हो? क्या आप इसका हल निकाल सकते हो? इसका हल निकाला जा सकता है। इसका हल क्या आएगा? बस कक्षा 10वीं में तुम लोग पढ़कर आए हो या नहीं, उसी बात को वेरीफाई करने के लिए, है ना, कोई सीधे 10वीं पास करे बिना तो नहीं पहुंच गया 11वीं तक। बताओ भाई, x² - 5x + 6, क्या आप इसका हल निकाल सकते हो? बताओ क्या आएगा उसका हल? अच्छा, क्या ये समझ में आता है आप लोगों को ये क्या लिखा हुआ है? अरे मुझे पूरी उम्मीद है सभी बच्चों को ये आता होगा ना। और ये कैसे हल करा?
y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x लिख सकते हो यहां पर, माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 है ना, इसको स्प्लिट कर दिया बीच में से, तो यहां से क्या आएगा है ना, यहां से क्या आएगा, बिल्कुल सही बात है, यहां से x कॉमन आ जाएगा, यहां पे बचेगा x माइनस 2 और यहां से माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, तो यहां बचेगा x माइनस 2, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर हो गया y। क्लियर है। और अगर मुझे हल निकालना है तो y शून्य कर दूं मैं, तो यहां पर दो मान आ जाएंगे, x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 3, ये दो मान इसके पॉसिबल है। वेरी गुड वेरी गुड। चलो हाँ, यह है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, यह है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। क्या यह फॉर्मूले के बारे में आपको सारा ज्ञान है? अरे ये फॉर्मूला कब उपयोग करना होता है समझ में आता है तुम लोगों को? अगर यह आप स्प्लिट मतलब बीच में से आपने जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किया है, अगर ये नहीं कर पा रहे हो आप, तो आप सीधे ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो और इससे भी आप कोई भी द्विघात समीकरण का हल निकाल सकते हो, है ना। यहां पर ये हो गया a b c, है ना। यह अभी मैंने बस बेसिक सा आइडिया दिया, बाकी मैथ्स में आप जब पढ़ोगे बेटा तो इस चीज को बहुत डिटेल में, मैथ्स में तो पूरा एक चैप्टर ही पढ़ना होगा द्विघात समीकरण के ऊपर। क्लियर है। तो अभी मैं अब जो ग्राफ बनाने जा रहा हूं बेटा, है ना, वह किसके ऊपर ग्राफ बनाने जा रहा हूं? देखो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि a शून्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं जिन पे ग्राफ बनाने जा रहा हूं वह y बराबर, है ना, y समानुपाती है x स्क्वायर के, तो इसे मैं लिख सकता हूं कि y बराबर हो जाएगा c गुणा एक्स स्क्वायर, y बराबर हो जाएगा c गुणा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मैं y बराबर c गुणा एक्स स्क्वायर के ऊपर ग्राफ बनाना चाह रहा हूं, तो यह भी एक द्विघात समीकरण है? अरे बताओ यार, अच्छा ये बताओ यार, ये द्विघात समीकरण है क्या? y बराबर सी एक्स स्क्वायर, है ना, c या ये कोई भी एक नियतांक है ना, ये कोई भी नियतांक हो सकता है c, क्या यह भी एक द्विघात समीकरण है? y बराबर सी एक्स स्क्वायर, क्या y बराबर सी एक्स स्क्वायर एक द्विघात समीकरण है या नहीं है? हाँ, अरे है बेटा। अगर यहां पर एक्स स्क्वायर हो, है ना, और यहां पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो अगर 0 ना हो तो यह एक द्विघात समीकरण होता है। जरूरी नहीं है कि यहां पर यह इसके आगे भी टर्म्स आए, है ना। अगर इतना है y बराबर एक्स स्क्वायर भी है तो भी द्विघात समीकरण है ना। अगर मैंने लिखा y बराबर एक्स स्क्वायर तो यह भी एक द्विघात समीकरण होगा। अब हम y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना चाहते हैं, y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना चाहते हैं, तो अब हम शुरुआत करते हैं परवलय में, है ना, y बराबर एक्स स्क्वायर के ग्राफ से। क्या कोई मुझे बता सकता है y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ किस प्रकार बना सकते हैं हम? अरे बताओ भाई कैसे बनाएंगे? ग्राफ बनाना है मुझे y बराबर एक्स स्क्वायर का, किस प्रकार से ग्राफ बन सकता है? किस प्रकार से ग्राफ बना सकता हूं मैं y बराबर एक्स स्क्वायर का? ठीक है, तो सर आपको अगर y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना है तो आप वही कर सकते हो जो हमेशा कर सकते हैं। हाँ, यू आकार का होगा, बिल्कुल सही बात रंजन जी, बहुत सही, है ना। तो देखो यह कैसे बना सकते हैं यार? अब मुझे नहीं आता है, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे बिल्कुल मतलब आता ही नहीं, कैसे करना है यह समझना है मुझे, बिल्कुल जीरो से। क्या बताया था मैंने? हर चीज 0 से 100 तक पढ़ेंगे हम। परवल है, बहुत सही नीतीश, गुड। देखो तो यहां पर क्या होगा कि कैसे पता करूं मैं? तो सर कैसे पता करूं? यहां पे लिख सकता हूं मैं, यह हो जाएगा x इक्वल्स टू 0 पर रखा तो y का मान 0 आया। अच्छा, x का मान अगर मैंने 1 रखा तो y का मान भी 1 आया। अच्छा, x का मान मैंने -1 रखा तो भी y का मान 1 आया। देखो भाई, किसी को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए इसमें, है ना। क्या बना रहा हूं देखो ध्यान से, जितना आता है बहुत बढ़िया बात। बाकी सब बच्चे अब यहां पे देखो, x इक्वल्स टू 0 रखूंगा तो y इक्वल्स टू 0 आएगा, x इक्वल्स टू 1 रखूंगा तो y इक्वल्स टू 1 आएगा, x इक्वल्स टू -1 रखूंगा, है ना, -1 रखूंगा तो भी 1 ही आएगा। अरे यार यहां पे कहां गया? हाँ देखो, यहां पर ये -1 रखूंगा तो भी 1 ही आएगा ना। अरे y का x का मान -1 रखूंगा तो y का मान कितना आएगा? 1 आएगा। -1 का वर्ग 1 होगा। अगर मैंने यहां पे 2 रखा तो यहां पर आएगा y का मान 4।
अगर मैंने -2 रखा तो भी 4 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि अगर मैं यहां पर देखो, ये पहला बिंदु देखना 0,0, ये आ गया 0,0। अच्छा 1,1, 1,1 सर आएगा यहां पर। अच्छा -1,1 मतलब x में -1, x में -1 है ना, x में -1 यहां पे कहीं आएगा, और x में -1 यहां आएगा, और y का 1 यहां आएगा। अरे ये -1,1। इसी प्रकार 2,4 देखो तो 2,4 यहां कहीं आएगा, -2,4 यहां कहीं आएगा। अब अगर आप इन बिंदुओं को मिलाओगे तो यह बनेगा परवलय। क्या बनेगा भाई? परवलय। क्लियर है? किसी को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होना चाहिए। u बनेगा, परवलय बनेगा, एकदम आसान सा इस प्रकार का। y बराबर x² का ग्राफ। ठीक है, देखो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, इस प्रकार याद रख सकते हैं कि सर अगर y बराबर x² का ग्राफ याद रखना है, मतलब कि x, देखना ध्यान से समझना, x पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, y हमेशा पॉजिटिव रहता है। क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनो। देखो मैं बीच बीच में ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें बोलता हूं, है ना। अगर मेरी बातें आपको मजेदार के साथ साथ मतलब तुम्हारे गहन चिंतन में और मन में उतर जाए मेरी बातें, तो बस वहीं से मजा शुरू है। क्या बोल रहा हूं मैं? x और x पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, y हमेशा पॉजिटिव रहेगा। एक लाइन में मैंने बोल दिया जो सब कुछ किया। ठीक है, कैसे कि यहां पर x अगर पॉजिटिव रखूं, मैं पॉजिटिव वैल्यू रखूंगा, नेगेटिव वैल्यू रखूंगा, तो भी y की सारी वैल्यूज कैसी आएंगी? पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है, तो यहां पर x को पॉजिटिव रखो, नेगेटिव रखो, y हमेशा पॉजिटिव आएगा, और यह पैराबोला इस प्रकार से कुछ बनेगा। या इसको ऐसा भी बोलते हैं कि यह जो पैराबोला है, परवलय बन रहा है, यह ऊपर खुलता हुआ बन रहा है ना, ऊपर खुलता हुआ बन रहा है ना। गणित वाले जब मास्टर साहब आएंगे तो वह इस चीज को ऐसे पढ़ाएंगे, वह बोलेंगे कि जब यहां पर इसका जो कोफिशिएंट है, मतलब अगर देखो यार असल में समीकरण क्या था, असली समीकरण था y बराबर ax² + bx + c। तो गणित वाले मास्टर साहब आपको इस प्रकार पढ़ाएंगे कि अगर a ग्रेटर देन 0 होता है, अगर a ग्रेटर देन 0 होता है, तो यह ग्राफ जो है वो हमेशा ऊपर की तरफ मुंह लेकर खड़ा होता है ना, ऐसा आ करता है, ऊपर की तरफ मुंह है इसका, जब a ग्रेटर देन 0 है। मतलब देखो यार यहां पे मैंने 1 रखा ना, तो ये ग्रेटर देन 0 है, तो ये ऊपर की तरफ खुलता हुआ ग्राफ बनेगा। और अगर इसमें ऐसा होता, कैसा होता सर? इसमें ऐसा होता y बराबर -(x²) होता, तो कुछ नहीं होता, जो ऊपर था वो नीचे हो जाता। क्लियर है? क्यों? क्योंकि अब मैंने -(x²) लगा दिया, -(x²) लगा दिया, है ना। मतलब मैं x पॉजिटिव रखूं नेगेटिव रखूं, y हमेशा नेगेटिव ही आएगा। देखो भाई, अगर मैंने यहां पर -(x²) लगा दिया, तो मैं x पॉजिटिव रखूं नेगेटिव रखूं, y हमेशा नेगेटिव ही आएगा। अरे क्योंकि माइनस लगा हुआ ना कि इसके आगे। अरे यार ये x पॉजिटिव नेगेटिव रखते जाओगे तो y हमेशा नेगेटिव आएगा या नहीं आएगा, इतना बता दो तुम तो बस। अगर मैं यहाँ पे x पॉजिटिव नेगेटिव रखते जाऊं तो यहाँ पे y नेगेटिव आएगा या नहीं आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा ही आएगा। क्लियर है? तो इसका जो ग्राफ बनेगा, यह सब परवलय बनेंगे, और इसका जो ग्राफ बनेगा वह कुछ इस प्रकार बनेगा, है ना, नीचे बनेगा। नीचे क्यों बनेगा, है ना, नीचे क्यों बनेगा? क्योंकि ये x है, y है, माइनस है, माइनस x² का आगे एक माइनस लगा हुआ है, तो जो ग्राफ है, जो पैराबोला है, वो नीचे खुलता हुआ बनना चाहिए था मेरा। बस इतनी सी बात आनी चाहिए थी समझ में। अरे बोलो आया या नहीं आया? किसी को किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन? हाँ, नेगेटिव, वेरी गुड बेटा। चलो अब इसमें देखो, अभी मैंने क्या बताया आपको, x ये ऐसा बताया था ना, y = x² का ग्राफ बना दिया। अब अगर ऐसा हो x = y², क्या कोई मुझे बता सकता है x = y² का ग्राफ कैसा बनेगा? x², हाँ यार वेरी गुड, -8 का क्यूब करोगे तो -8 ही आएगा, -2 का क्यूब करोगे तो -8 आएगा, बिल्कुल सही।
अच्छा, क्या कोई मुझे बता सकता है x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर का ग्राफ कैसा आएगा? अभी मैंने जो बनाया वो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ था। अब मुझे ग्राफ बनाना है y इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनेगा? देखो भाई, है ना, कैसे बनेगा। अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर मैं वैल्यूज फिर से एक टेबल टाइप बना लेते एक बार के लिए, पहली बार कर रहे हैं इसलिए बस थोड़ी सी मेहनत, रंग लाएगी मेहनत। देखो यहां पर x है, यहां पर y है। तो देखो यार, अगर मैं y की वैल्यू 0 रखूंगा तो x की वैल्यू 0 आएगी, y की वैल्यू 1 रखूंगा तो x की वैल्यू 1 आएगी, y की वैल्यू -1 रखूंगा तो भी x की वैल्यू 1 आएगी, y की वैल्यू मैं 2 रखूंगा तो x की वैल्यू 4 आएगी ना यार, 4 आएगी। और अगर मैं यहां पर y की वैल्यू -2 रखूंगा तो भी यह 4 आएगी। क्या कुछ इस प्रकार की बातें समझ में आई? हाँ, C के जैसा x एक्सिस पर बनेगा, है ना। तो यहां पर क्या बनेगा भाई, यह x है, यह y है, यह x है, यह y है ना। बस इतनी ही होशियारी मैं तुम लोगों से उम्मीद करता हूं। अगर इतने होशियार हो ना तो बाकी तो मैं तुम्हें बहुत होशियार बना दूंगा, है ना, उसकी चिंता मत करो। अगर तुम इतनी ही होशियारी रखते हो, थोड़ी थोड़ी बेसिक बातें अगर तुम समझ जाओगे ना तो बहुत बढ़िया काम बन जाएगा, है ना, बहुत मजा आएगा फिर अपन लोगों को। तो देखो यार, यहां पर x0 y0, x1 y1, x1 y1, चलो ठीक है। अरे बना दूं क्या सीधे, है ना। यहां पर y भले से ही नेगेटिव हो जाए या पॉजिटिव हो जाए, x हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो x हमेशा पॉजिटिव कुछ यहां पर रहेगा। अरे इस दिशा में हमेशा x पॉजिटिव रहता है, इस दिशा में x हमेशा पॉजिटिव रहता है। क्लियर है? अच्छा, क्या अब मुझे पूरी उम्मीद है तुम लोगों को समझ में आ गया होगी आगे मैं क्या करने वाला हूं। अगला ग्राफ क्या बनाऊंगा मैंने बना दिया y बराबर माइनस y बराबर x माइनस x बराबर वाई स्क्वायर। यह ग्राफ कैसा बनेगा, यह ग्राफ कैसा बनेगा, यह ग्राफ कैसा बनेगा? सर बनेगा तो वैसे ही, बस x के आगे अब आपने एक माइनस लगा लिया है, मतलब क्या हो जाएगा, अब y चाहे पॉजिटिव हो जाए नेगेटिव हो जाए, x हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। तो x नेगेटिव रहेगा तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। अरे बोलो भाई, किसी को किसी भी प्रकार की छोटी मोटी बड़ी कोई भी समस्या हो तो बताओ। उल्टा सी किसी को किसी भी प्रकार की समस्या हो तो बताओ भाई। हाँ, ये क्या बनेगा, एक उल्टा सी बनेगा। देखो, तो ये एक छोटी मोटी सी बात है जो मुझे लगता है आप सभी लोगों को बढ़िया से समझ में आई होगी। देखो बेटा, अगर ऐसा आपको लगता है ना कि सर बाकी, अगर हो सकता है ना कि आप जैसे देख रहे हो सकता है कि सर बाकी सबके आंसर आ रहा, मेरा आंसर नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, है ना। बस आप ध्यान से, है ना, ध्यान से समझो, ध्यान से पढ़ो, धीरे धीरे आपके आंसर भी आने लग जाएंगे। क्लियर है? कभी भी जीवन में हताश निराश होने वाली बात नहीं है ना। अगर आपका आंसर नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, अभी हम और पढ़ेंगे और आगे करेंगे, आपके भी आंसर आने लगेंगे। चलो, हाँ, अब और क्या बन सकता है, और क्या बन सकता है ना। अच्छा, इसमें एक ट्रिक बताऊंगा तुम्हें, एक ट्रिक बताऊंगा, ग्राफ याद रखने की ट्रिक, ग्राफ याद रखने की ट्रिक, है ना। जैसे अगर मैं थोड़ी सी बात ऐसा मानूं कि आप कक्षा 9वीं भी पढ़कर आए हो, अरे पढ़कर आए हो क्लास 9th, अरे बताओ क्लास 9th पढ़कर आए हो क्या? हाँ चलो, तो फिजिक्स पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। तो पी स्क्वायर बटा 2m बराबर की एक समीकरण होता है, एक इक्वेशन होती है मोमेंटम, संवेग और गतिज ऊर्जा के बीच में। क्लियर है? तो यहां पर देखो, पी स्क्वायर बटा 2m बराबर के, मुझे ग्राफ बनाना है पी स्क्वायर और के के बीच में। के है गतिज ऊर्जा और पी क्या है भाई, चाहो तो लिख लो, है ना, ये वैसे पता होगा आप लोगों को थोड़ा बहुत। पी क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा, और जो P है वो क्या है, संवेग। ठीक है, P है संवेग। तो अब आपको यह बताना है कि ये जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा, P स्क्वायर। और यहां पर अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो यार अब थोड़ा सा मेरे लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला बन जाएगा, है ना। कैसे मैं पता करूंगा, है ना। पहली बात तो ये 4 ऑप्शन मेरे पास, 1 2
3 4 है ना, ये 4 में से कुछ एक ग्राफ बनेगा वहां पर। क्लियर। अब मैं कैसे पता करूंगा? मैं अगर गणित का छात्र हूं है ना, और मुझे मेहनत करने की अगर बहुत ज्यादा आदत भी है ना, तो ऐसा मतलब नहीं कि गणित के छात्र तो ज्यादा मेहनत कर रहे हो, है ना, वो हर कोई अलग अलग प्रकार की मेहनत करता है ना। मतलब मैं तुम्हें एक स्मार्ट वर्क करना सिखाना चाह रहा हूं, है ना। जो गधा हमाली वाली बात है वो नहीं करना है ना, दूसरी जगह अपना दिमाग ज्यादा दौड़ाएंगे। यहां पर आप कैसे शॉर्ट ट्रिक में देख सकते हो, देखो p² बटा 2m बराबर के ही है अगर मेरे पास। क्लियर है। तो यहां पर मुझे अगर ध्यान से ग्राफ से समझू तो ये जो हो गया, ये मेरा x अक्ष पर हो गया और ये मेरा y अक्ष पर हो गया। ये कहां हो गया? y अक्ष पर हो गया। तो असल में ग्राफ किसके जैसा बनेगा? y बराबर, ये जो y का स्क्वायर हुआ है बेटा, अरे ग्राफ किसके जैसा बनेगा बताओ भाई? यहां पर किसके जैसा बनेगा? यहां पर y का स्क्वायर हुआ है, y एक्सिस पर p है तो y का स्क्वायर हुआ है ना, तो y का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर बराबर x, है ना। तो यह ग्राफ जो है वो कुछ इस प्रकार से बनना चाहिए। अरे बनना चाहिए ना, u बनेगा या c बनेगा? u बनेगा या c बनेगा? देखो एक बार, मैंने x अक्ष पर बेटा, x अक्ष पर मैंने काइनेटिक एनर्जी रखी है, x अक्ष पर गतिज ऊर्जा है ना। ये निर्भर करेगा कि x अक्ष पर क्या है। x अक्ष पर अगर गतिज ऊर्जा है तो फिर ग्राफ ऐसा बनेगा, है ना। तो यहां पर क्या हुआ, ये x जो गतिज ऊर्जा वो x हो गया, जो p² संवेग है वो y हो गया। तो मेरा जो ग्राफ बनना चाहिए वो क्या बनना चाहिए? y का वर्ग है भाई, p² है ना, तो y का वर्ग बराबर x। तो y का वर्ग बराबर x का ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। क्या किसी को किसी भी प्रकार की समस्या इसमें भाई? ग्राफ में हमेशा, है ना, हमेशा ऐसा होगा, 110% होगा, है ना। एक ट्रिक बता रहा हूं, है ना, जिसको समझ में आया बहुत बढ़िया बात, समझ नहीं आया तो ट्रिक से समझ लो, एक लाइन में आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आप बस इतना ध्यान रखना, है ना, इतना ध्यान रखना, और ये ट्रिक हर जगह काम करेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बस इतना ध्यान रखो, ये एक्स वाई को पहले तो गोली मार दो, है ना, और बस इतना ध्यान रखो भाई कि अगर x हो या y हो या चाहे जो हो इस दुनिया में, है ना, आपको अगर ग्राफ बनाना है तो आप तो बस सब कुछ छोड़ो, इन दोनों पे ध्यान दो, है ना। और ग्राफ जब भी पैराबोला बने तो उसकी घात स्क्वायर है, 3 4 5 कितनी भी घात हो सकती थी। जब भी ग्राफ बनेगा तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि जिसकी घात ज्यादा होगी, अच्छा देखो p² है, काइनेटिक एनर्जी की घात कितनी है? 1 है, p की घात कितनी है? 2 है। क्लियर है। तो जिसकी घात ज्यादा मतलब उसके पास ज्यादा शक्ति है। अरे जिसकी घात ज्यादा मतलब उसके पास शक्ति क्या है? ज्यादा है। तो जिसकी घात ज्यादा उसके पास शक्ति ज्यादा, मतलब ग्राफ उससे दूर भागेगा, है ना। क्या बोल रहा हूं मैं? जिसकी घात ज्यादा उसके पास शक्ति ज्यादा, मतलब ग्राफ उससे दूर भागेगा। तो यहां पर देखो, यहां पर मेरे पास, यहां से मुझे ग्राफ शुरू करना है, तो या तो मैं ऐसा बना दूं या ऐसा बना दूं। अब किसकी घात ज्यादा है? p की घात ज्यादा है सर। तो अगर ऐसा बनाया तो ये तो p की तरफ जा रहा है, तो ये ग्राफ नहीं बनेगा, ये ग्राफ नहीं बनेगा, है ना। तो ग्राफ कौन सा बनेगा? तो ग्राफ कौन सा बनेगा? ग्राफ कौन सा बनेगा? यहां से अगर मैंने लिखा था p² बटा 2m बराबर k, तो यहां पर ग्राफ कौन सा बनेगा? किसकी घात ज्यादा है भाई? p की घात ज्यादा है, p की घात ज्यादा है। तो अगर यहां पे k था, यहां पर p था, तो p की अगर घात ज्यादा है तो ग्राफ इस तरफ भागेगा। p से दूर भगाना है तुम्हें, लो बन गया, है ना। कोई पैराबोला वैराबोला याद रखने की जरूरत नहीं, बस सीधे सीधे ऐसे समझ लो कि अगर p की घात ज्यादा है तो ग्राफ p से दूर भागेगा, है ना। x की घात ज्यादा होती, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी की घात ज्यादा होती तो काइनेटिक एनर्जी से दूर भागता ग्राफ। क्लियर है। तो कॉपी में चाहो तो ऊपर लिख लो कि जिसकी घात ज्यादा होती है ग्राफ हमेशा उससे दूर भागता है ना। जिसकी घात ज्यादा होती है ग्राफ हमेशा उससे दूर भागता है। ये बात मैं आपको यहां पे प्रूव भी कर सकता हूं। देखो ये x है, y है, तो अभी हमने क्या ग्राफ पढ़ा? ये ग्राफ किसका बेटा? x बराबर x² बराबर y। तो x² बराबर y है, तो किसकी घात ज्यादा है? सर x की घात ज्यादा है। तो ग्राफ देखो x से दूर भाग रहा है, x से दूर भाग रहा है, y की तरफ भाग रहा है। अच्छा यहां पर ना एक और ग्राफ बनाया था हमने, दूसरा वाला ग्राफ बनाया था हमने, यहां पर हमने बनाया था y² बराबर x। तो ये जो ग्राफ बनाया था हमने y² बराबर x का ग्राफ जो बनाया था हमने, वो c जैसा बनाया था। तो देखो यार यहां पर किसकी घात ज्यादा है? y की घात ज्यादा है, तो y से दूर भाग रहा है, ये x की तरफ जा रहा है।
क्लियर है ना। तो यह एक इंपॉर्टेंट सी बात है, एक इंपॉर्टेंट सी ट्रिक है ना। क्या याद रखना है कि जिसकी घात ज्यादा होगी, है ना, यहां पे जिसकी घात ज्यादा होगी उससे दूर भागेगा ग्राफ। बोर्ड पर ट्रिक लिख दो बेटा, ये लिख ही लो ना यार कॉपी में, इतनी सी तो बात है ना। लिख लो कि जिसकी घात ज्यादा होगी जिसकी पावर ज्यादा, ग्राफ उससे दूर जाएगा। चलो देखो भाई, आगे बढ़ते हैं हम, है ना, आगे बढ़ते हैं और एक दो और इंपॉर्टेंट बातें करते हैं परवलय में जो हमें पता होना चाहिए। देखो यार, परवलय में जो अगली ट्रिक हमें पता होना चाहिए, अगली बात हमें पता होना चाहिए, वो क्या होती है कि यहां पर परवलय में ढाल देखने को पता चलती है, या अगर आगे जाएंगे हम, हमें तो ढाल की बातें करना पड़ेगी, है ना, ढाल की बातें करना पड़ेगी। तो ढाल किस प्रकार देख सकते हैं हम, जैसे मान के चलो मेरे पास एक सरल रेखा थी, है ना, एक सरल रेखा थी, यहां पे एक सरल रेखा थी, तो इसका ढाल क्या था, नियत था। देखो ध्यान समझना है ना, आप सबको शांति से यहां पे समझेंगे। एक और ट्रिक की बात समझाऊंगा फिर। अगर ये एक सरल रेखा है तो इसका ढाल क्या है भाई, नियत है, इसका ढाल नियत है ना। मान के चलो मेरे पास कोई भी एक वक्र है, कोई भी एक वक्र है, इस प्रकार का कोई एक वक्र है, मुझे यह देखना है कि यहां पर इसकी ढाल, है ना, जैसे मैं यहां से इस ए बिंदु से बी बिंदु तक गया तो इसकी जो ढाल है वो कम हो रही है, बढ़ रही है, बढ़कर कम हो रही है, कम होकर बढ़ रही है, क्या हो रहा है यह देखना चाह रहा हूं मैं। हाँ बेटा, स्लोप को, है ना, मैं यह देखना चाह रहा हूं कि इसका जो स्लोप है वो कहां बढ़ रहा है, कहां कम हो रहा है, कैसा हो रहा है। ठीक है, तो यह सब कुछ मैं किस प्रकार देख सकता हूं, क्लियर है। तो अब अगर मेरे पास कोई भी कर्व होगा, जैसे मान के चलो मैंने यहां पे एक छोटा सा कर्व बना रहा हूं, है ना, ये कोई भी एक अंश हो सकता है किसी भी कर्व का, जैसे मान के चलो यह है, तो यह किसका अंश है भाई, मेरा जो परवलय मैं बना रहा था उसी का अंश है। तो मैं ढाल कैसे देखूं, मैं ढाल कैसे देखूं या स्लोप कैसे देखूं, देखो तो स्लोप कैसे देखते बेटा, है ना, यहां पर जिस भी बिंदु पर आपको स्लोप देखनी है, मान के चलो मुझे यहां पर स्लोप देखनी है, यहां पर स्लोप देखनी है, यहां पर स्लोप देखनी है, यहां पर किसी भी बिंदु पर स्लोप देखनी है, तो क्या करूंगा बेटा, मैं वहां पर एक स्पर्श रेखा बना दूंगा। ये एक स्पर्श रेखा बना दी, यहां पर एक स्पर्श रेखा बना दी, एक स्पर्श रेखा यहां बना दी, एक स्पर्श रेखा यहां बना दी, क्लियर है। तो यह जो स्पर्श रेखा होगी, यह जो स्पर्श रेखा होगी, वह स्पर्श रेखा कितना घूमी है ना, कितना झुकी हुई है एक्स अक्ष से, वह असल में क्या देगा, मेरा ढाल देगा। ठीक है, तो जैसे यहां पर देखो यार, यहां पर यह एक्स अक्ष के समांतर ही होगी, फिर यहां पर यह ढाल, इस यहां पर कुछ कोण आया, फिर यहां पर कुछ कोण और बढ़ गया, है ना। तो मैं यह देख रहा हूं कि यहां पर जो मेरा ढाल है, मैं बस इतना जानना चाह रहा हूं कि मेरा ढाल जो है वह बढ़ रहा है या घट रहा है, क्लियर है। जैसे मान के चलो यहां पर यह जो, अगर यह मैं एक सरल रेखा में बात करूं तो यहां पे ढाल तो नियत है, यहां पे इसका जो ढाल या जो स्लोप है, स्लोप इसका नियत है, नियत है या कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां पर ये जो ग्राफ में या जो मैंने कर्व, एक वक्र बनाया है ना, वक्र परवलय है, तो अगर इसमें ढाल की बात करूं बेटा, तो इसका ढाल, है ना, इसका ढाल यहां से यहां तक जाने में क्या हो रहा है ना, इसका ढाल ए बिंदु से बी बिंदु पर जाने में क्या हो रहा है। तो ए बिंदु से बी बिंदु पर जाने पे इसका ढाल बढ़ रहा है या घट रहा है, यह सोचो। तो देखो यार, ए पर ढाल सर शून्य था, ए पर ढाल शून्य था, ठीक है। फिर उसके बाद में यहां पर ढाल बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा और बढ़ गया। तो ए से बी जाने में जो ढाल है वह बढ़ते जा रहा है, ए से बी जाने में जो ढाल है वह बढ़ रहा है भाई, ए से बी जाने में जो स्लोप है वह इंक्रीज हो रहा है, ठीक है।
है ना, बढ़ रहा है, बिल्कुल सही बात है ना बेटा। इस पर सवाल कैसे आएंगे, सवाल इस पर नहीं आएंगे। यह अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम मूल गणित पढ़ रहे हैं, छोटा सा जो पहला चैप्टर पहली क्लास ली थी उससे सवाल आए थे, वो मैंने आपको बताए थे। अब हम थोड़ा मूल गणित पढ़ रहे हैं ताकि हम आगे बढ़िया तरीके से पढ़ पाए। क्लियर है? अगर यह नहीं आएगा, देखो जब आपने कक्षा 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं की एग्जाम दी थी तो ABCD नहीं पूछा गया था कभी भी, या प्लस माइनस नहीं पूछा गया था। लेकिन अगर आपको 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में 10वीं की बोर्ड या कोई सी भी एग्जाम देनी थी तो उसमें आपको अगर ABCD नहीं सिखाई जाती बचपन में, या प्लस माइनस करना नहीं सिखाया जाता बचपन में, तो कोई भी एग्जाम पास नहीं कर पाते आप आगे। क्लियर है? तो मैं बस वही कर रहा हूं, 1-2 क्लास में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन हम अपने फाउंडेशन को बहुत बढ़िया कर लेंगे, जिससे आने वाले समय में हम, जैसे अभी देखो, अभी मैं वेग वगैरह, वेग संवेग वगैरह, वेग पढ़ाऊंगा, चाल पढ़ाऊंगा, तो मैं बोलूंगा इस ग्राफ बना दूंगा, बताऊंगा कि चलो बताओ इसमें संवेग कहां हो रहा है, संवेग बढ़ रहा है, सॉरी वेग बढ़ रहा है घट रहा है। क्लियर है? तो वह कैसे मैं पता कर सकता हूं, तो उसी के लिए ढाल वगैरह की बातें कर रहे हैं। देखो है ना बेटा, क्लास पे ही हमेशा चाहे जो हो जाए, लेकिन क्लास समय पर ही शुरू होती है। देखो यहां पर A to B ढाल बढ़ रहा है ना। अब यहां पर है ना, अब यहां पर मान के चलो मैंने यह ग्राफ बनाया है ना, यह परवलय बनाया, यह भी एक परवलय है भाई, है ना। तो अगर ये x अक्ष है या y अक्ष है, अच्छा अब बताओ यहां से A से B, जितना पूछते जा रहा हूं बेटा उतना बताते जाओ। A से B जाने में ढाल बढ़ रहा है या घट रहा है, यह समझो, यह बात देखो। A से B जाने में ढाल बढ़ रहा है या घट रहा है ना। A से B जाने में ढाल बढ़ रहा है या घट रहा है, ये बताओ। A से B जाने में, तो सर अगर A से B जाएंगे तो ढाल जो है वह घटेगा, है ना। क्यों घटेगा? क्योंकि कहानी वैसी ही कुछ है जैसा मैंने आपको अभी बताया, है ना। क्या बताया कि यहां पर A बिंदु पर अगर मैं ढाल देखूंगा, A बिंदु पर ढाल देखूंगा तो कुछ बड़ी वैल्यू आएगी। देखो B बिंदु पर A से और आगे बढ़ा मैं तो ये कोण कम हो गया। तो अगर यह कोण कम हो गया तो ढाल क्या हो रहा है, घट रहा है ना। ढाल क्या हो रहा है, घट रहा है। ये जो स्लोप है या जो ढाल है बेटा, यह कम हो रहा है। क्लियर है ना। अब यहां पर जो ढाल कम हो रहा है, यह ढाल बढ़ रहा है ना। अब ध्यान से समझना, इसे हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, आपको जब भी ढाल की बात बोलूं मैं, या ढाल में बताओ पूछो कि ढाल बढ़ रहा है घट रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस अपना हाथ सीधा रखना है ऐसा, और बस ऐसा हाथ चलाते जाओ। अगर आपका देखो, अगर यहां पर आपका हाथ मान के चलो एक एरोप्लेन है, ये ऐसे ट्रिक से याद रखो, आपका हाथ एक एरोप्लेन है, तो अगर आपका एरोप्लेन उड़ रहा है ऊपर की तरफ तो ढाल बढ़ रहा है, और अगर आपका एरोप्लेन नीचे की तरफ जा रहा है ना, आपका एरोप्लेन नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब कि ढाल घट रहा है। क्लियर है? जैसे देखो, अगर मैं यहां पर समझूं तो क्या हो रहा है भाई, यहां पर देखो आपका एरोप्लेन उड़ रहा है ना। या आप अगर किसी भी पॉइंट पे ढाल देखूं मैं, तो देखो यार, यहां पर ढाल कुछ कम थी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर शून्य होगी, फिर ढाल और बड़ी और बड़ी और बड़ी और बड़ी और बड़ी और बड़ी। तो इस पूरे इसमें है ना, पूरे इसमें यहां पर है ना, यहां पर इस पूरे इसमें जो ढाल है वह इंक्रीज हो रही है। बेटा क्लास की टाइमिंग को लेकर अभी हम चर्चा करते हैं, है ना। यहां पर यह पूरी ढाल बढ़ रही है। देखो बेटा एक बात ध्यान रखो ना, अभी क्लासेस शुरू हुई है, तो यह आपको आदत डालनी होगी अपने अंदर कि जब पढ़ रहे हैं हम, है ना, जब हम कोई सा भी टॉपिक कर रहे हैं तो उसमें हम केवल टॉपिक से रिलेटेड बातें करेंगे, है ना, उससे ही जुड़ी सारी बातें करेंगे। उसके बाद में आखिरी में जब क्लास खत्म होने जाती है बेटा, तो आखिरी में मैं 5 से 7 मिनट रुकता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो उस समय में आपको अगर किसी भी प्रकार की समस्या होती है, सब्जेक्ट से छोड़कर, है ना, किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो आप उस समय बता सकते हो, ताकि हम बेहतर तरीके से उस टाइम उसे डिस्कस कर पाए। ठीक है, चलो। तो यहां पर देखो यार, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर यह ढाल इसका पूरे इसमें ढाल बढ़ रहा है ना।
क्यों बढ़ रहा है ना, क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि देखो यार, यहां पर यह ढाल पहले नेगेटिव था, अरे यार यहां पर ये ढाल नेगेटिव था, फिर जीरो हुआ, अब पॉजिटिव हो रहा है। क्लियर है ना? तो यहां पर है ना, नहीं बेटा घटेगा बढ़ेगा नहीं, ध्यान से समझो अब मैं क्या बता रहा हूं, उसी चीज को मैं यहां पे एक्सप्लेन करने के लिए हूं। देखो ध्यान से समझना, यहां पर अगर मैं ढाल देखूं बेटा, तो इसमें अगर आप इस तरफ ढाल देखो, यहां पर देखो, तो यहां पर ढाल नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि कोण 0 से बड़ा 90 डिग्री से बड़ा है। ठीक है, फिर उसके बाद में यहां पर ढाल भी नेगेटिव है, यहां पर ढाल जो होगा, यहां पर जब ये पहुंच गया, यहां पर तो ढाल 0 है, फिर यहां पर ढाल पॉजिटिव है, फिर यहां पर ढाल और बढ़ गया और ज्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, अब मैं कैसे बता रहा हूं कि यहां पर ढाल जो है, ढाल यहां से यहां तक बढ़ते जा रहा है ना, यहां से यहां तक ढाल कैसे बढ़ते जा रहा है? तो बेटा कैसे बढ़ते जा रहा है, देखो ध्यान से, यहां पर नेगेटिव था, फिर नेगेटिव में कम हुआ, फिर जीरो हुआ, फिर और बढ़ते जा रहा है ना। देखो एक बात बताओ, नेगेटिव से पॉजिटिव जाना किसी भी चीज का बढ़ना होता है या घटना होता है ना। जैसे मान के चलो, तुम्हारे एक बार एग्जाम में आए -15 नंबर, फिर आए -10 नंबर, फिर आए -5 नंबर, तो अगर यह देखा जाए तो तुम खुश होंगे या दुखी होंगे, यह बताओ, है ना। तुम यहां पर -15 से -10 आए, फिर -5 आए, तो तुम खुश होंगे या दुखी होंगे, यह बताओ। खुश होंगे या दुखी होंगे? सर अगर -15 नंबर आए, -10 नंबर आए, फिर -5 नंबर आए, तो क्या होगा? तुम खुश होंगे या दुखी होंगे? अगर -15, -10, -5, फिर 0 नंबर आ गए तुम्हारे, 0 नंबर, ठीक है, तो 0 नंबर आ गए, फिर 5 नंबर आए, फिर 10 नंबर आए, फिर 15 नंबर आए, अरे तो ये तुम्हारे नंबर बढ़ रहे या घट रहे? ऐसा थोड़ी ना हो रहा था कि पहले से नंबर कम हो रहे थे, फिर नंबर बढ़ रहे। नंबर बढ़ रहे हैं तुम्हारे। -15 से -10 नंबर लाना एक बड़ी बात होती है, ठीक है, फिर -5 नंबर लाना और ही बहुत बड़ी बात होती है ना। 0 नंबर आ गए तो तुम्हारे पूरे गांव में मिठाइयां बटेगी कि तुम पहली बार लड़के के 0 नंबर आए हैं। अरे पहले नेगेटिव आ रहे थे, अब 0 तो आए कम से कम, फिर पॉजिटिव में नंबर आएंगे। क्लियर है ना? तो क्या होगा बेटा, यहां पर माइनस से बढ़ते बढ़ते 0 पहुंचे और 0 से आगे बढ़ेंगे तो फिर पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये वही हो रहा है, नेगेटिव 0 फिर पॉजिटिव। क्लियर है? तो यहां पर क्या हो रहा है, ढाल इसका बढ़ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार है ना, अगर यहां पर, अगर मैं यहीं पर ही इसमें इस प्रकार का परवलय बनाता है ना, इस प्रकार का परवलय बनाता, देखो यार यहां पर थोड़ा सा हम इसे सेट कर लेते, वही परवलय बनाऊंगा लेकिन थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा, है ना। मान के चलो यहां पर यह परवलय इस प्रकार का होता, तो अब क्या होता, देखो इसमें पॉजिटिव था, पॉजिटिव से 0 हुआ, फिर 0 से नेगेटिव हो गया, तो अब बताओ इसका ढाल बढ़ रहा है या घट रहा है? अब बताओ भाई, इसका ढाल बढ़ रहा है या घट रहा है, यह बताओ। यह क्या था, नेगेटिव था, नेगेटिव से फिर क्या हुआ, 0 हुआ, फिर पॉजिटिव था, पॉजिटिव से 0 हुआ, 0 से नेगेटिव हो गया, है ना। तो क्या हुआ बेटा, इसका मतलब इसका ढाल कम हो रहा है। पहले पॉजिटिव में कुछ नंबर था, फिर 0 हुआ, फिर 0 से नेगेटिव हो गया, तो इसका ढाल क्या होगा बेटा, घट रहा है ना। बेटा आपकी क्लास लेट शुरू हुई है, लेकिन अभी हम आगे बढ़ चुके हैं, हम वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बाद में, है ना। यहां पर पहले जो चल रहा है उस पर ध्यान दो। दुनिया में यह बात बहुत जरूरी है जानना, है ना, और यह परम ज्ञान सभी को होना चाहिए कि जिस समय, जो समय की आवश्यकता है ना बेटा, राशिद आपके लिए ही बताया जा रहा है, जो समय की आवश्यकता है उस पर अगर आप नहीं टिकोगे, या जो समय चाहता है अगर आप वो नहीं करोगे तो बहुत समस्या रहेगी। लेकिन जो समय डिमांड कर रहा है अगर वह आप करोगे तो आप हमेशा हमेशा आगे बढ़ोगे और बहुत आगे जाओगे। क्लियर है ना। अभी समय चाहता है कि तुम यह ढाल समझो,
है ना। क्या बोल रहा हूं, यहां पर ढाल क्या थी, नेगेटिव, पॉजिटिव थी, फिर पॉजिटिव से क्या हुई, जीरो हुई, फिर जीरो से क्या हो गई भाई, नेगेटिव हो गई। तो ये ढाल क्या होती जा रही है, ढाल कम होती जा रही है, ढाल क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। क्लियर है, अरे बात समझ में आई। इस परवलय में ढाल बढ़ती जा रही है और इसमें ढाल कम होती जा रही है। चलो, क्या इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताई जाए या समझ में आ गया, हमेशा के लिए याद रहेगा? क्या ढाल के लिए एक ट्रिक बताऊं या हमेशा के लिए याद रहेगा? चलो भाई याद रहेगा, तुम तो बढ़िया होशियार बच्चे हो, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है तुम्हें। चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रिक चाहिए तुम्हें बस। देखो यहां पर यह सब है ना मेरे द्वारा इजाद किए गए बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप मैथ्स को बढ़िया तरीके से और फिजिक्स को बहुत बढ़िया तरीके से समझ सकते हो और आसानी से अपना समय बचाकर आगे बढ़ सकते हो। देखो यार, यह पैराबोला, यह जो परवलय है, यह अगर मैं बताऊं तुम्हें, अगर ऐसा समझे हम कि सर अगर यह एक परवलय था, अरे यह एक परवलय है या नहीं है, थोड़ा बड़ा बना देते हैं, यह एक परवलय है या नहीं है? अरे है ना, यहां पर यह एक परवलय है या नहीं है? इसका स्लोप बढ़ रहा था, इसका ढाल बढ़ रहा है, तो यह परवलय है या नहीं है? यह इसका ढाल कम हो रहा है, तो यह भी एक परवलय है ना। अब देखो ध्यान से ना, अगर मैं इसको ऐसे मानूं है ना, ऐसे मानूं कि यहां पर जिसका मुंह ऊपर की तरफ रहेगा, हाँ देखो क्या होगा बेटा, अगर इस परवलय को समझूं मैं, है ना, या इस कर्वेचर को समझूं, तो यह हंस रहा है, यह अपने जीवन में खुश है। अरे खुश है या नहीं है अपने जीवन में, हंस रहा है या नहीं हंस रहा है? तो अगर यह हंस रहा है, अपने जीवन में खुश है, मतलब इसका ढाल हर एक वक्त बढ़ रहा था। और अगर यह रो रहा है, अपने जीवन में दुखी है, अपने जीवन में अगर ये दुखी है, ये रो रहा है ना, मतलब इसका ढाल क्या है, हर वक्त घट रहा है। क्लियर है ना, मतलब कि यहां पर अगर इस तरह का कर्व दिखता है तो इसका ढाल हमेशा बढ़ रहा है, यह हंस रहा है, अपने जीवन में सुखी है, और यह अपने जीवन में दुखी है, मतलब इसका हर वक्त ढाल कम हो रहा है। क्लियर है। और अगर एक सरल रेखा थी, तो सरल रेखा थी मतलब कि क्या होगा भाई, उसका मुंह तो कुछ ऐसा है ना, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, इसका फर्क नहीं पड़ता, इसका ढाल कैसा हो जाएगा, नियत हो जाएगा, है ना, इसका ढाल क्या हो जाएगा, नियत, इसका स्लोप कांस्टेंट। अरे बोलो आया मजा या नहीं आया मजा? हाँ बेटा मैं कर दूंगा। अब अभी तो यह पढ़ रहे हैं ना हम, है ना राशिद बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना, हम करेंगे, चिंता मत करो, मैं भी यही हूं, आप भी यही हैं, है ना, बहुत समय है हमारे पास, करेंगे, हर एक क्वेश्चन करेंगे ना। तुम तो बताओ ये बात समझ आई या नहीं आई, और मजा आया या नहीं आया, आगे बढ़ा जाए। देखो भाई, है ना, यह एक और प्रश्न है जो मैं आपको होमवर्क में देना चाहूंगा। आपको इसका ग्राफ बनाना है, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4, है ना, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 का ग्राफ बनाना है ना, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 का ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, है ना, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4। यह आपको एक होमवर्क के लिए मैं प्रश्न दे रहा हूं, एक बार खुद से ट्राई करना है सभी को। क्लियर है, कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। देखो भाई, अब हम आगे बढ़ते हैं, और छोटे मोटे ग्राफ जो हमें पता होने चाहिए उनकी तरफ जाते हैं। अगला ग्राफ जो हमें पता होना चाहिए बेटा, वो होता है व्रत मतलब क्या होता है, सर्कल, है ना, क्या होता है, सर्कल। तो ये जो सर्कल होता है बेटा, सर्कल में 2-3 इंपॉर्टेंट बातें होती है। एक सर्कल का केंद्र होता है ना, जो अभी के लिए 0,0 है। इसकी एक त्रिज्या होती है जो कि मैंने मान ली अभी c दूरी है ना, केंद्र से, है ना, ऊपर की तरफ जाएगा, बिल्कुल सही बात है ना। देखो हम देखेंगे बेटा, वो एक बार खुद से ट्राई करो ना, होमवर्क के लिए। देखो अब यहां पर क्या होगा, अगर यहां पर यह c है ना, यह क्या हो गया भाई, एक वृत्त हो गया,
तो इस व्रत के लिए अगर मैं बोलूं कि इसके लिए समीकरण क्या होता है, तो अगर एक व्रत होता है बेटा तो उसके लिए समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर एक व्रत का समीकरण होता है, जिसमें सी जो होती है बेटा यह इसकी त्रिज्या कहलाती है। सी क्या कहलाती है? इसकी त्रिज्या कहलाती है। क्लियर है ना, यह क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, सी इसकी त्रिज्या कहलाती है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल देखूं, अगर मैं एक एग्जाम्पल देखूं, मैंने बोला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर बराबर 25, यह व्रत है या नहीं है ना, यह व्रत है या नहीं है? हाँ बिल्कुल यह व्रत है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर अगर होगा तो यह व्रत होगा ही होगा, है ना। और इसका जो केंद्र है ना, इसका जो केंद्र है, केंद्र कहां था भाई? इसका जो केंद्र है वह मूल बिंदु पर है, मूल बिंदु पर है, मूल बिंदु पर है। और कहां पर है भाई? 0,0 पर है ना। तो उसी प्रकार से यहां पर यह जो आपको एग्जाम्पल दिया गया बेटा, इस एग्जाम्पल में जल्दी से बताओ इसका जो सेंटर होगा, है ना, इसका जो सेंटर होगा या जो उसका केंद्र होगा वह कहां पर होगा भाई? बोलो भाई, केंद्र कहां होगा? केंद्र होगा इसका 0,0 पर। और इसकी त्रिज्या कितनी होगी? जल्दी से कोई बता सकता है? अरे वाह यार, त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या कितनी होगी इसकी? अगर इसकी त्रिज्या देखी जाए तो वह होगी, त्रिज्या होगी सर 5। अरे किसी को किसी भी प्रकार की समस्या है क्या? 5 या 25? 5 होगी ना, क्योंकि सी स्क्वायर बराबर 5 करो तो सी किसके बराबर आ जाएगा? 25 के बराबर। क्लियर है? तो ये छोटी सी बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर ऐसा समीकरण हमको कहीं दिखाई देता है तो यह असल में क्या होगा। यह अभी फिजिक्स में अभी इतनी जल्दी नहीं आएगा, ये फिजिक्स में बहुत आगे चलकर आएगा, है ना, मतलब 3-4 हफ्ते तक पढ़ेंगे उसके बाद में यह आएगा। क्लियर है? तो आगे जो जो आ सकता है ना, वह सब कुछ मैं आपको बता रहा हूं ना। हाँ बस यही मान सकते हो कि कोनिक सेक्शन का रिवीजन हो जाएगा, और मैं इतना ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं तो बस बिल्कुल छोटी छोटी सी बातें आपको बता रहा हूं, है ना, कि यह समीकरण वगैरह होते हैं। हाँ, व्यास 10 होगा। देखो इसी प्रकार अगर एक वृत्त होता है जिसका केंद्र h, y हो जाए, है ना, सॉरी h, k हो जाए, ये तो आपने कोनिक सेक्शन में पढ़ा होगा मैथ्स में, है ना। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो इसके लिए जो समीकरण लिखेंगे बेटा वो लिखेंगे x माइनस h का वर्ग प्लस, है ना, इसकी त्रिज्या फिर से वही है c बेटा, x माइनस h का वर्ग गुणा y माइनस k का वर्ग बराबर c स्क्वायर। ठीक है, यह अगर केंद्र, इसका केंद्र 0,0 पर नहीं हुआ, मूल बिंदु पर नहीं हुआ, तो यह समीकरण होता है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एग्जाम्पल कर लिया जाए, इसमें लगे हाथ ही बढ़िया तरीके से, मैंने बोला x माइनस 5 का वर्ग प्लस x प्लस 3 का वर्ग बराबर 49। क्या कोई मुझे इसका केंद्र और त्रिज्या बता सकता है भाई? जल्दी से बता दो, इसका केंद्र और त्रिज्या क्या है? इसका केंद्र व त्रिज्या कहां है? केंद्र व त्रिज्या कहां है, बस यह बताना है। केंद्र व त्रिज्या कहां है यह बताना है। कंपेयर करो भाई, कंपेयर करो, इसको कंपेयर करो। कंपेयर करोगे तो h का मान क्या आएगा, है ना बेटा। इसमें मैं कुछ समझा ही नहीं रहा हूं, है ना, मैं समझ नहीं आया ब्रजेश बेटा, यहां पर कोई समझाने वाली बात नहीं, ये ऐसा होता है, यह गणित है ना, कि ऐसा अगर होगा तो ऐसा होगा। ऐसा अगर एक वृत्त होगा जिसका केंद्र h, y पर है, h, y कहीं भी हो सकता है, मूल बिंदु नहीं होगा, तो यह समीकरण होगा, है ना। ये मुझे भी याद है, आपको भी याद रखना होगा, मैथ्स पढ़ोगे तो यह समीकरण याद होना चाहिए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात, काफी सारे बच्चों ने जवाब बताया। ये हो जाएगा 5, -3। 5, -3 क्यों हुआ भाई? क्योंकि y प्लस 3 है, यहाँ पे y माइनस k है। तो अगर इनको कंपेयर करोगे आप, तो इसी समीकरण को पहले आपको कंपेयर करने से पहले, है ना, थोड़ा सा बता देता हूं, लिखना चाहिए x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस -3 का स्क्वायर
बराबर 7 का स्क्वायर। अब कंपेयर करोगे तो एकदम बढ़िया तरीके से बातें बनेगी। 5 कॉमा -3 नहीं होगा बेटा, -5 3 नहीं होगा, 5 -3 होगा। क्यों? क्योंकि बस यही बात आपको देखनी है। देखो जो बच्चे -5 लिख रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखो बेटा, इसको कंपेयर जब करोगे है ना, तो ये माइनस तो फॉर्मूले का है ना, फॉर्मूले का माइनस से, क्लियर है। उसके बाद में यह जो है यह माइनस भी फॉर्मूले का है और ये -3 है, तो -3 असल में k का मान हो जाएगा, क्लियर है ना। तो यहां पर आ जाएगा 5 -3 और जो त्रिज्या होगी इसकी हो जाएगी 7, त्रिज्या हो जाएगी 7। ठीक है, वेरी गुड राशिद बेटा, गुड, एक्सेलेंट। 7 होगा इसका रेडियस, गुड। हाँ 7 5 -3। चलो भाई आगे बढ़ा जाए क्या? बस इतना ही बताना था मेरे को व्रत में ना, बस इतनी बात है। बाकी तो आप गणित के छात्र एवं छात्राएं हैं, बहुत सारा गणित पढ़ोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब कुछ फिर से बता दिया जाएगा आपको, है ना। ये अभी हमको थोड़ा बहुत फिजिक्स में आगे काम आ सकता है, इसलिए बता रहा हूं बस। देखो आगे बढ़ते बेटा, है ना, और हम आते दीर्घवृत्त पर, है ना। दीर्घवृत्त क्या होता है? दीर्घवृत्त क्या होता है? अगर मान के चलो ऐसा हो जाए कि मैंने जो वृत्त बनाया था, है ना, उसकी जो त्रिज्या है वह एक समान ना रहे, है ना, एक समान ना रहे, तो क्या होगा? यहां पर अगर यहां पर उसमें मैं बोलूं कि यह a दूरी हो जाए, या x अक्ष को वो a पर काट रहा है, y अक्ष को वो b पर काट रहा है, तो इस कंडीशन में इसका जो समीकरण होता है बेटा वो दिया जाता है x² बटा a² बराबर y² बटा b² बराबर 1। यह समीकरण दिया जाता है ना, यह समीकरण दिया जाएगा, क्लियर है ना। यह समीकरण क्या हो जाएगा? x² बटा a² प्लस y² बटा b² बराबर 1, है ना। अब यहां पर यह किसके लिए होगा भाई? यह एक दीर्घवृत्त के लिए कहानी होगी, ठीक है। अच्छा, दीर्घवृत्त में ये जो a और b है, a और b, है ना, यह क्या होगा? है ना, यह क्या होगा भाई? a और b क्या होगा? a और b असल में अर्ध दीर्घ, है ना, और अर्ध लघु होगा, है ना। ये क्या? अर्ध दीर्घ और यह अर्ध लघु, ठीक है। आप चाहो तो लिख सकते हो कॉपी में, बाकी बस आपको इसका बस समीकरण पता होना चाहिए कि जो दीर्घवृत्त होता है उसका समीकरण होता है x² बटा a² प्लस y² बटा b² इक्वल्स टू 1, है ना। अगर a और b बराबर हो गए, तो यहां पर फिर से हमारा, अगर a और b बराबर हो गए तो यह क्या बन जाएगा? यह वृत्त बन जाएगा भाई। अगर a और b बराबर हो गए तो यह क्या बन जाता है? वृत्त बन जाता है। चलो, है ना। अब अगर यहां पर बेटा वृत्त माइनस में होगा, देखो एक बात यार, तुम कंफ्यूज मत हो, ये माइनस में हो प्लस में हो चाहे जहां भी हो, इक्वेशन यही रहेगी उसी हिसाब से। देखो यार, अगर मैं याला वृत्त देखूं, ये जो मैंने यहाँ पे समीकरण दिया है इसका केंद्र कहाँ है? 5 -3, तो 5 -3 कहाँ आएगा? x में पॉजिटिव y में नेगेटिव, मतलब ये यहां पर कहीं वृत्त बनेगा, है ना। यह वृत्त कुछ इस प्रकार से बनेगा, जिसका समीकरण मैंने यहां पर दिया है वो वृत्त कुछ यहां पर ऐसा बनेगा। तो अब क्या कर सकते हो? कोई दिक्कत थोड़ी ना यार, बनने दो उसको जहां भी बन रहा है। तुम्हें क्या करना है ना, तुम्हें तो बस यह इक्वेशन है और यह इक्वेशन से कंपेयर करके आंसर बता सकते हो, क्लियर है। चलो, है ना, मैं यहां पर दीर्घवृत्त बता रहा था बेटा। a और b क्या है? a और b अर्ध, है ना, अर्ध मतलब सेमी, है ना। तो यहां पर a जो है वो अर्ध दीर्घ कहलाता है, और जो b है वो अर्ध लघु कहलाता है ना। अर्ध लघु और अर्ध दीर्घ, बस इनके नाम याद रख सकते हो, सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस, है ना। यहां पे आप चाहो तो अक्ष भी जोड़ सकते हो इसके आगे, ठीक है। अब इसमें है ना, देखो अब इसमें मैं मैथ्स में आगे बढ़ना नहीं चाह रहा हूं कि अगर ये केंद्र से ऊपर हो नीचे हो, वो सब मैथ्स में आप बड़ा डिटेल में पढ़ोगे ना। इसमें बस एक एग्जांपल करा देता हूं, मैं आपको एग्जांपल करा देता हूं कि मान के चलो मेरे पास ऐसा कुछ दीर्घवृत्त था जिसमें यह यहां पर काट रहा है, एग्जाम्पल कर लेते हैं, यह काट रहा है 7,0 पर और यहां पर कट कर रहा है ये 0,3 पर।
तो इसका समीकरण क्या होगा, इसका समीकरण क्या होगा यह बताना है बेटा। क्वेश्चन तो करना ही नहीं है, अभी फिजिक्स में कोई सवाल नहीं करना है, तुम्हें नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है। अभी फिजिक्स की क्लास 2 दिन तक ऐसा है, बस आना है, बैठना है, अच्छा ऐसा होता है, अच्छा ये तो गणित है, अच्छा चलो ठीक है, पढ़ लिया, बस रख दो मोबाइल, हो गई खत्म फिजिक्स की क्लास। ठीक है, अभी जब मैं सवाल कराने पे आऊंगा तब देखेंगे ना सवाल कैसे आएंगे। सवाल अभी ये यार, ये अभी आगे चल के दोलन पढ़ेंगे, तो दोलन में समीकरण लगता है ना, जो फिजिक्स का आखिरी चैप्टर क्लास 11th का, वहां पर यह समीकरण लगेगा, तो फिर वहां पर मुझे फिर से बताना पड़ेगा। इसलिए बस मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं एक क्लास में सब कुछ बता रहा हूं। ठीक है, जो भी इक्वेशन आएगी। चलो तो ये बताओ यार, इसका समीकरण बताओ फटाफट। हाँ बेटा ये ऐसा ही आएगा जो मैंने आपको बताया है ना। क्या आएगा कि ऐसा आपको आगे चलकर दोलन पढ़ेंगे, तो दोलन में v और a के बीच में है ना, उसके बीच में रिलेशन ऐसा कुछ दीर्घवृत्त जैसा बनेगा है ना। आगे की कहानी, तुम तो इसका समीकरण बताओ। चलो लो एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल बेटा, यह जो समीकरण हम पढ़ रहे हैं ना, ये जो हम समीकरण पढ़ रहे हैं, इसमें ऐसा होता है कि आगे जब फिजिक्स में हम पढ़ेंगे है ना, आगे हम जब पढ़ेंगे फिजिक्स में, मान के चलो कि अगर एक कण है जो दोलन कर रहा है, तो उसमें जो उसका कोणीय वेग है वह ओमेगा है, तो वहां पर समीकरण बना एक्स वी स्क्वायर बटा ओमेगा ए का वर्ग प्लस एक्स स्क्वायर बटा ए का वर्ग बराबर 1। फिर मैं उस दिन पूछूंगा तुमसे कि यह जो वक्र बनेगा वो क्या बनेगा, यह वक्र जो बनेगा वो क्या बनेगा। तो उस दिन तुम मुझे बताओगे कि सर आपने उस दिन हमें बताया था कि उस दिन के लिए हमें याद रखना है कि एक दीर्घवृत्त बनता है। क्लियर है, तो वह दिन जल्दी ही आएगा। तो यह इस प्रकार का समीकरण, यह फिजिक्स की इक्वेशन है, फिजिक्स का समीकरण है ना। ये v जो है वो वेग है, x विस्थापन है, ओमेगा कोणीय वेग है, a जो है इसका एम्पलीट्यूड है ना, आयाम है। तो उससे फिर हमने ये, इसीलिए हम ये बातें पढ़ रहे हैं आज। हाँ भाई चलो, क्या आएगा इसका आंसर? हाँ बिल्कुल सही बात है, एक्स स्क्वायर बटा 7 का वर्ग 7 का वर्ग प्लस वाई स्क्वायर बटा 3 का वर्ग बराबर 1 हो जाएगा। यह चाहूं मैं तो इसे लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर बटा 49 धन वाई स्क्वायर बटा 9 बराबर 1। क्लियर है ना। तो ऐसी कुछ इक्वेशंस आप बना सकते हो। चलो भाई आगे बढ़ते है ना, आगे बढ़ते एक और प्रकार का वक्र बस मैं आपको पढ़ा दूं है ना, बाकी तो आप बहुत समझदार बन ही जाओगे बहुत ही जल्द ना। एक और छोटी सी बात मुझे बतानी है, जो आयताकार होता है ना, यह वक्र कैसा बनता है और ये कब बनाना है, आयताकार कब बनाना है। ए बेटा आयाम है, उसके ऊपर ध्यान मत दो, छोड़ दो, वो अभी आगे चलकर फिजिक्स में पढ़ेंगे हम। ठीक है चलो, तो यहां पर क्या होगा, यह आयताकार होता है। आयताकार अब एक और प्रकार का है ना, एक और प्रकार का वक्र होता है। क्या होता है इसमें, अगर ऐसा समीकरण हो जिसमें x गुणा y बराबर नियत हो, तो यहां पर जो अगर यह ऐसा कुछ समीकरण होता है ना, x गुणा y बराबर c, तो उस कंडीशन में यहां पर जो वक्र बनता है वह आयताकार बनता है ना। यहां पर जो वक्र बनता है वो आयताकार बनता है, परवलय नहीं है भैया ना, यह क्या आयताकार है। क्लियर है ना, बॉक्स जैसा बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा बेटा। ठीक है, इसमें इसका एग्जाम्पल जैसे अगर आपने अभी केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ा है बेटा थोड़ा बहुत, तो इसमें अगर आपने ऐसा देखा होगा कि एक PV इक्वल्स टू nRT एक है ना, हाँ PV इक्वल्स टू nRT क्या होता है भाई, PV इक्वल्स टू nRT अगर एक आइडियल गैस होती है ना, तो आइडियल गैस के लिए है ना जो इक्वेशन होती है वो PV इक्वल्स टू nRT होती है। अगर मान के चलो मुझे नियत ताप पर V और V के बीच में वक्र बनाना है, तो कैसा बनेगा। हाँ, आदर्श गैस समीकरण, वेरी गुड बेटा है ना। तो अगर P और V के बीच में मुझे वक्र बनाना है तो कैसा बनेगा, तो बेटा P और V के बीच में अगर मैं वक्र बनाऊंगा यहां पर, तो P गुणा V जो होगा वो नियत हो जाएगा, क्योंकि मैंने बोल दिया ताप नियत है, तो ये P होगा या V होगा। तो यहां पर जो वक्र बनेगा बेटा वह क्या बनेगा, एक आयताकार वक्र बनेगा।
ठीक है। तो इस प्रकार से देखो, जो फिजिक्स अभी जो मैं ग्राफ पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स में हर जगह काम आते हैं। बॉयल्स लॉ, वेरी गुड बेटा, मजा ला दिया बिल्कुल, है ना। बॉयल्स लॉ, जब टेम्परेचर नियत होता है तो बॉयल्स लॉ है। थैंक यू बेटा, वेरी गुड। चलो, एकदम सही बात, ये बॉयल्स लॉ होता है, ये नियत ताप पर पीवी का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। तो वही वाली बात बता रहा हूं बेटा, अगर x गुणा वाई आपको फिजिक्स में कहीं दिखाई दे तो आपको क्या बताना है, केवल यहां पर आयताकार वक्र बनेगा, है ना। देखो भाई, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, यहां पर 7 है तो यहां पर 7 का स्क्वायर होगा, यहां पर 3 है तो 3 का स्क्वायर होगा। क्लियर है। यहां पर यह दूरी मैं रूट ए नहीं बोल रहा हूं, मैं ए बोल रहा हूं, तो यहां पर ए का स्क्वायर है। यहां रूट बी नहीं बोल रहा हूं, यहां बी बोल रहा हूं तो बी का स्क्वायर है। क्लियर है ना। तो यहां पे 7 है तो 7 का स्क्वायर होगा, 3 है तो 3 का स्क्वायर होगा यहां पर। कोई बात नहीं बेटा, हम आगे बढ़ते हैं, है ना। इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। यह सारे ग्राफ मुझे आपको बताने थे, ठीक है। इसके अलावा और भी ग्राफ होते हैं, जैसे साइन एक्स का ग्राफ, कॉस एक्स का ग्राफ, है ना। अच्छा, साइन एक्स कॉस एक्स का ग्राफ आता है क्या आप लोगों को? बेटा एक्स और वाई के मान, जैसे वही एग्जांपल में बता रहा हूं, ये एक्स क्या हो गया हमारा, पी हो गया, और ये सॉरी वाई पी हो गया और एक्स वी हो गया। तो पी और वी के बीच में जो वक्र बनेगा वह इसके जैसा बनेगा, है ना, आयताकार बनेगा। अच्छा भाई, साइन एक्स कॉस एक्स का ग्राफ आता है क्या तुम लोगों को, है ना। यह अभी चिंता मत करो, वैसे अभी इनकी फिजिक्स में जरूरत नहीं है, फिजिक्स में इनकी जरूरत पड़ेगी हमें जब आप 11th आखिरी में पहुंचोगे, तब जाके साइन एक्स कॉस एक्स के ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, है ना। तब तक मैथ्स गणित में आपको जल्दी ही त्रिकोणमिति पढ़ा दिया जाएगा, तो उसमें साइन एक्स कॉस एक्स के ग्राफ कवर हो जाएंगे। अच्छा, इतना बस बता दो, साइन एक्स की वैल्यूज तो पता है ना, जैसे साइन 0, साइन 30, साइन 45, इनके सबकी वैल्यूज पता है तुम्हें या नहीं पता है, यह बता दो बस। देखो, अब हम एक और नई चीज की मैं आज शुरुआत कर जाना चाहता हूं। चलो, आज मैं एक नई बात की शुरुआत कर जाना चाहूंगा 5 मिनट में, है ना। एक नया बीज साइन एक्स का ग्राफ, बेटा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, है ना, चलो कोई बात नहीं। देखो, एक नई बात मैं आपको सिखा कर जाना चाहूंगा, जिसे हम बोलते अवकलन, है ना। इसी प्रकार एक और बात होती है जिसको बोलते हैं समाकलन। हाँ बेटा, एक्सपोनेंशियल के जो ग्राफ होते हैं वह भी आपको जल्दी ही मैथ्स में पढ़ा दिए जाएंगे। यार देखो यार, जितनी देर में मैंने तुम्हें बोला है ना मैथ्स, उतनी देर में तुम्हें सारे ग्राफ बना देता बोर्ड पर। लो चलो, देखो यहाँ पे साइन एक्स का ग्राफ, ये रहा साइन एक्स का ग्राफ, ये एक्स है, यहाँ पर साइन एक्स का जो अधिकतम मान होता है वो 1 होता है, न्यूनतम मान -1 होता है। इसी प्रकार अगर आप कॉस एक्स का ग्राफ बनाओगे तो यहाँ पर उसका कॉस एक्स का ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा कॉस एक्स का ग्राफ, है ना। यहां से ये इस तरफ बढ़ता जाएगा। कॉस एक्स कॉस 0 पर, है ना, यहाँ पर ये एक्स है, यहाँ पर कॉस एक्स है। जैसे साइन 0 पर 1 होता है, साइन 0 पर 0 होता है, कॉस 0 पर 1 होता है। ये आ गए ग्राफ, है ना, कुछ नहीं है ना। चलो, ये साइन एक्स का ग्राफ होता है। इसी प्रकार अगर एक्सपोनेंट के ग्राफ देखना चाहते हो बेटा, है ना, तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं। अगर मुझे बनाना है y बराबर e की पावर x, तो e की पावर x का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। मुझे बनाना है y बराबर e की पावर -x, तो उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है। और यह होता है y 0,1, यह होता है, अच्छा x की वैल्यू 0,e होगा, 0,e हो जाएगा यहाँ पर। x की वैल्यू, हाँ सही तो था, 0,1, और ये हो जाएगा 1,0,1। 0,1 पर यह y अक्ष को काटेंगे, है ना। यह कुछ ऐसा, है ना, यह कुछ इस प्रकार का एक्सपोनेंट का ग्राफ बनता है बेटा। हाँ बेटा, यह वेव की तरह होता है। यह एक्सपोनेंट का ग्राफ ऐसा बढ़ता जाता है, और यह एक्सपोनेंट का ग्राफ e की पावर -x, सॉरी यार वहां पे माइनस ई नहीं होगा, e की पावर -x था वहां पर, तो e की पावर -x होता है, तो ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग कर्व बनता है। चलो, अब हम आगे पढ़ना चाह रहे थे अवकलन, ठीक है। चलो, अब अवकलन, पहली बात तो क्या होता है 0,-1। अरे यार, इतना गणित कैसे नहीं आ पा रहा है तुम्हें। x का मान 0 रखो तो एक बार जरा, x का मान, है ना, यह x का मान 0 रखो एक बार जरा।
x का मान 0 रखो एक बार जरा यार, यहां पर e की पावर 0 करो, तो e की पावर 0 करोगे तो y का मान क्या आ जाएगा? अरे एक नहीं आ जाएगा, एक x का, अगर x का मान 0 कर दोगे तो यहां पे e की घात 0 हो जाएगा, यहां पर e की पावर 0 हो जाएगा, तो यहां पे y का मान कितना आ जाएगा यार? 1 आ जाएगा। तो वही तो करा मैंने, 0,1, है ना। इतना ही गणित मुझे भी आता है, चिंता मत करो, है ना। सब कुछ जो भी करता हूं मैं बहुत आसान से, थोड़ा सा सोचने की जरूरत, ठीक है। चलो, या मैं समाकलन पढ़ाना चाह रहा हूं अब, है ना। एक्सपोनेंट क्या है, ये भी बढ़िया सवाल है। चलो समाकलन अब कल ही पढ़ेंगे। एक्सपोनेंट क्या होता है बेटा? एक्सपोनेंट क्या होता है? ई का मान होता है असल में, ई बराबर होता है 2.71, है ना। जैसे पाई पढ़ा, पाई पढ़ा, पाई, बाय नहीं बोल रहा हूं मैं, पाई बोल रहा हूं। तुम्हें लगा सर ने बोले बाय नहीं बोल रहा हूं, पाई बोल रहा हूं, पाई, है ना। पाई 3.14 जैसे एक पाई एक इर्रेशनल नंबर होता है ना। मुझे नहीं पता हिंदी में इर्रेशनल को क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर होता है ना। उसी प्रकार से ई भी एक इर्रेशनल नंबर होता है ना। ई का मान होता है 2.71, ठीक है। तो वो e की पावर x, है ना, e की पावर x, ये एक्चुअल में लॉग जब अभी पढ़ोगे तो उसमें e की पावर x आएगा, ठीक है। तो उससे सारी कहानी मैथ्स में क्लियर हो जाएगी। क्लियर है? चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लो इसका। पाई, हाँ, पाई का मान होता है 3.14। हाँ 22/7, हाँ बेटा 22/7 ही 3.14 होता है। हाँ गुड। चलो देखो, अब हम आगे अब थोड़ा सा पढ़ना चाह रहे अवकलन। अवकलन क्या होता है ना। फिर से मैं एक बार बोलना चाहूंगा, अवकलन क्या होता है। देखो यार, जैसे आपने प्लस माइनस, है ना, सब्ट्रैक्शन, एडिशन वगैरह सब पढ़ा, उसी प्रकार से एक और मैथमेटिकल टूल होता है ना। मैथमेटिकल टूल मतलब जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, यह क्या होता है? ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है, मैथमेटिकल टूल से बेटा। उसी प्रकार से एक मैथमेटिकल टूल होता है जिसको हम बोलते हैं अवकलन। क्या बोलते हैं बेटा? अवकलन। क्लियर है? अब अवकलन क्या होता है, अवकलन क्या होता है ना। अगर मान के चलो किसी में भी आपको परिवर्तन निकालना है ना। जैसे आपको एक समीकरण दिया मैंने बोला y बराबर x² + 2, है ना। अब मैं x के मान कुछ देते जा रहा हूं आपको, है ना। y के मान आप बताते जाओ, ठीक है। तो अगर मैंने बोला x का मान x बराबर 0 था, फिर x बराबर 0 से x बराबर 1 तक x में परिवर्तन आया, है ना। x में परिवर्तन आया मतलब ग्राफ राफ बन रहा होगा, कुछ पता नहीं, मुझे नहीं आता ये ग्राफ राफ नहीं पता मुझे। तो बस इतना पता है कि x बराबर 0 से x बराबर 1 तक अगर, है ना, अगर x बराबर 0 से x बराबर 1 तक x में परिवर्तन आया तो y में कितना परिवर्तन आएगा, है ना। y में कितने का परिवर्तन आएगा यह पता करना है, ठीक है। तो अगर यह पता करना है कि y में कितने का परिवर्तन आएगा तो कैसे करूंगा मैं रखूंगा y बराबर x का मान 0 रखूंगा तो यह आ जाएगा 0, मतलब x बराबर 0 था तब y 2 था। अच्छा, जब x बराबर 1 हो गया तो y हो गया, यहां पर 1 रखो तो y हो गया 3, ठीक है। तो यहां पर x में परिवर्तन अगर 0 से 1 हुआ तो y में 0 से 3 होगा। क्लियर है? अच्छा, अगर इसी में मान के चलो मैंने अगर यहाँ पे परिवर्तन का मान, है ना, परिवर्तन का मान जो है ये x = 0 से x = 1 रखा था। अगर मैंने यहाँ पर आपको बोला होता x = 0 to x = 0.5, क्या आप मुझे डेल्टा वाई मतलब y में परिवर्तन बता सकते थे या नहीं? हाँ या ना, बता सकते हो या नहीं? सर बता सकते, एक बार 0 रखेंगे, एक बार 0.5 रखेंगे, कुछ ना कुछ y में परिवर्तन आ जाएगा, बता देंगे आपको। अच्छा, अगर मैं x = 0 से x = 0.1 के बीच में करता बात, तो क्या डेल्टा y बता पाते आप? डेल्टा y बता पाते?
हाँ सर ऑब्वियसली डेटा y बता पाता है। x इक्वल टू 0 यहाँ पे रखेंगे, एक बार x इक्वल टू 0.1 रखेंगे तो y की 2 मान आ जाएंगे, उसमें परिवर्तन आपको बता देंगे, है ना। हम इतने होशियार बच्चे हैं। अच्छा, अगर मैंने तुम्हें पूछा होता कि x बराबर 0.1 पर डेल्टा y कितना है, तो यह तुम नहीं बता पाते, है ना, यह नहीं बता पाते। क्यों नहीं बता पाते भाई, यह क्यों नहीं बता पाते आप? क्योंकि असल में x बराबर 0.1 पर आपको नहीं पता कि कहां से कहां तक। सर आपने तो बताया नहीं, है ना, बताया नहीं कि 0 से 0.1 था, चलो बता दिया, है ना। तो अगर मैं ध्यान से समझूं तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपना जो इंटरवल था जिसमें मुझे y में x में परिवर्तन निकालना था, x में परिवर्तन निकालना, तो छोटा कर रहा हूं, 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 छोटा कर रहा हूं। तो अगर छोटा करते करते मैंने बहुत ही ज्यादा छोटा कर दिया, मतलब x बराबर 0.1 पर एग्जैक्ट आ गया मैं, तो डेल्टा y कितना होगा यह मुझे बताना है। क्लियर है? तो यह मैं नहीं बता पाऊंगा। तो इसी के लिए इजाद किया गया इस दुनिया में अवकलन, है ना। किसके लिए इजाद किया गया? अगर आपको बहुत छोटे x के परिवर्तन के लिए y में परिवर्तन चाहिए तो उसके लिए क्या उपयोग करते हैं हम? अवकलन। क्लियर है ना। तो अब यह अवकलन किस लिए इजाद किया गया वह मैंने बताया। अब करते कैसे है ना। और इसके अलावा मैं आपसे बहुत सारी बातें डिस्कस करना चाह रहा था, ये बहुत सारे कुछ प्रश्न थे अवकलन के जो अगर समय रहता तो हम करते, लेकिन अभी हमारा समय समाप्त हो रहा है। तो इतने सारे जो सवाल है वो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में ना। तो नेक्स्ट क्लास में बढ़िया से तैयार रहना भाई, काफ़ी सारे सवाल भी करने वाले हैं हम, है ना। अब मैं एक दो और इंपॉर्टेंट बातों पर डिस्कशन कर लेता हूं, है ना। अभी वर्कबुक और होमवर्क के ऊपर मैं चर्चा कर लेता हूं 2 मिनट फटाफट, ठीक है। देखो यार, फिजिक्स में अभी मैंने आपको होमवर्क में जो पहली क्लास थी, है ना, तो उसके होमवर्क में मैंने आपको दूरी व विस्थापन पे सवाल दिए थे, ठीक है। वह फिजिक्स का पोर्शन था जो खत्म हो चुका था, है ना। अब आगे अगर मुझे पढ़ाना है फिजिक्स तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा मैथ्स पढ़ाना पड़ेगा बेटा, है ना। तो ये मैथ्स में जितनी प्रैक्टिस मैं यहां आपको क्लास में करवा रहा हूं वही आपका क्लास वर्क भी है ना, वही आपका होमवर्क भी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है होमवर्क के लिए, डेली जितने सवाल मैं यहाँ क्लास में करवा रहा हूँ, जो ग्राफ मैंने आज क्लास में बनाए बेटा, वह सब कुछ आपको खुद से बनाकर देखने हैं, है ना। सबको आप सब कुछ खुद से बनाकर देखने हैं ग्राफ वगैरह कि ये ग्राफ कैसे बन सकते हैं, है ना, ये ग्राफ में क्या क्या हो सकता है। क्लियर है? तो अभी हो सकता है कि आपको होमवर्क में, है ना, जैसे आज समाकलन अवकलन के कुछ सवाल मिलेंगे आपको होमवर्क में, लेकिन अभी अवकलन मैंने नहीं पढ़ाया, है ना। तो वह अवकलन में नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगा, तो उसके बाद में आपके सवाल बन जाएंगे। क्लियर है? तो अभी के लिए क्या होमवर्क है? अभी के लिए होमवर्क यह है कि जो सब कुछ मैंने पढ़ाया वह सब कुछ आपको फिर से एक बार अपनी फेयर कॉपी में बढ़िया से लिखना है, मतलब नोट्स कॉपी में बढ़िया से लिखना है, और उसमें जितने मैंने ग्राफ बनवाए बेटा वह सारे ग्राफ आपको खुद से बनाकर देखने हैं। क्लियर है? यह आपका होमवर्क होगा। फिर उसके बाद में जैसे ही मेरी अगली क्लास होगी तो आपको बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस के लिए मैं क्लास में, है ना, मैं क्लास में प्रैक्टिस के लिए आपको किसके लिए दूंगा? होमवर्क के लिए, अवकलन के बहुत सारे सवाल। क्लियर है? प्रैक्टिस क्लिक करेंगे हम, ठीक है। तो वही आपका होमवर्क मिल जाएगा आपको। और उसके बाद में 1-2 क्लास बाद जैसे ही अवकलन समाकलन समाप्त होगा फिर हम आ जाएंगे फिर से फिजिक्स पर। आपको फिर वर्कबुक वगैरह भी वहां पर दिखने लग जाएगी और सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से बहुत सारे सवालों के साथ आप आगे काम कर पाओगे। चलो ठीक है बेटा ना। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। थैंक यू।